हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस न्यूज़ में रही है, तो डिस्कस करते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस जो 1500-2000 ईयर्स ओल्ड लैंग्वेजेस हो, 1500-2000 ईयर ओल्ड लैंग्वेजेस हैं, उनको हम क्लासिकल लैंग्वेज बोल रहे हैं बेसिकली। और इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया गया था सबसे पहले। फर्स्ट जो क्लासिकल लैंग्वेज थी वो थी तमिल। तो आपको ये ध्यान रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 2004 में सबसे पहले तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला था, और सेम ईयर में फिर संस्कृत को भी मिला था क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस, संस्कृत को। उसके बाद 8 में 11 में अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया गया। क्लासिकल लैंग्वेजेस जो हमारी काफ़ी पुरानी लैंग्वेजेस हैं, जिनको हमें प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास तमिल, संस्कृत, फिर उसके अलावा कन्नड़, अगर हम बात करें तेलुगु, मलयालम, उड़िया, उड़ीसा में जो बोली जाती है, तो ये टोटल हो गई हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस। और फिर 2024 में 2024 में 5 और लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस मिला है, 5 मोर लैंग्वेजेस को। तो टोटल हमारे पास हो गई 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस, टोटल 11 प्रेजेंट में। तो आपको ये ध्यान रखना है, टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। और कौन कौन सी लैंग्वेज हैं जिन्हें ये स्टेटस मिला है? 5 और, ये आपको पता होनी चाहिए। मराठी हो गई, बंगाली हो गई, आसामीज, पाली एंड प्राकृत। ये एंशिएंट हिस्ट्री की लैंग्वेज है, पाली एंड प्राकृत। ये टोटल 5 लैंग्वेजेस को और क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस मिला है। टोटल इस टाइम पे क्लासिकल लैंग्वेजेस हो चुकी हैं 11, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ना जीपीएस स्पूफिंग न्यूज़ में रहा है, जीपीएस स्पूफिंग। अच्छा, लाइक ज़रूर कर लें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हम और भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएंगे। तो आप लोग देखते तो हैं वीडियोस, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जीपीएस स्पूफिंग में आते हैं। ये जीपीएस स्पूफिंग के ना इंसिडेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जीपीएस स्पूफिंग में कोई भी कंट्री या कोई भी इंडिविजुअल हैकर बेसिकली वो क्या कर रहा है कि जो हमारे एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ रहे होते हैं, वो ना जीपीएस सिग्नल, नेविगेशन के लिए जीपीएस सिग्नल को यूज़ कर रहे होते हैं। नेविगेशन आप समझते होंगे, जैसे आपको कहीं जाना हो तो गूगल मैप खोलते हैं तो उसमें पता चल जाता है कितना, कब लेफ्ट मुड़ना है, कब राइट मुड़ना है, तो वो नेविगेशन होता है। ऐसे ही एयरक्राफ्ट में भी नेविगेशन होता है। तो जीपीएस सिग्नल आते हैं तो एयरक्राफ्ट, आप ऐसा सोचो कि आपके मोबाइल में ना जीपीएस के गलत सिग्नल आ जाएं, आपको राइट मुड़ना था और आप लेफ्ट मुड़ गए क्योंकि जीपीएस गलत दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि किसी हैकर ने आपके जीपीएस में, आपके मोबाइल के जीपीएस को गलत सिग्नल देने स्टार्ट कर दिए, तो उससे आप रास्ता भटक गए, ठीक है। तो जीपीएस स्पूफिंग भी सेम ऐसे ही है। यहाँ पर इंटेंशनल, जानबूझ के कोई एयरक्राफ्ट्स को गलत सिग्नल भेजता है, ठीक है। उससे मिस कैलकुलेशन हो जाती है, उससे फिर एयरक्राफ्ट ना वो हो जाता है, मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, किधर जाना है, कहाँ जाना है। तो वो गलत सिग्नल की वजह से होता है, और ये इंसिडेंट ना इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मैनेजिंग नेविगेशन सिस्टम विद फॉल्स signals leading to miscalculations, ठीक है, इन पोजीशन। तो पोजीशन को लेके गलत कैलकुलेशन हो जाती हैं एयरक्राफ्ट में, और ये इंसिडेंट इंक्रीज होते जा रहे हैं। अमृतसर के आसपास कई एयरक्राफ्ट हैं, तो उसमें जैसे पायलट्स वगैरह आजकल कंप्लेन भी कर रहे हैं कि ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, गलत सिग्नल बीच बीच में मिलते हैं। और हमारा एक इंडियन एयरफोर्स का जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है,
म्यांमार में अर्थक्वेक आया था तो वो हेल्प लेके, ह्यूमैनिटेरियन एड लेके गया था, तो वहाँ भी उसे गलत सिग्नल मिले थे। तो जीपीएस स्पूफिंग वहाँ भी एक इशू रहा था, तो ये न्यूज़ में रहता है काफ़ी जीपीएस स्पूफिंग। तो आइए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं आपने कितना समझा, आपके आंसर्स क्या हैं, ऑप्शन देख सकते हैं। एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज। तो अभी हमने बात करी कि तमिल है, 2004 में मिली थी, और सेम ईयर में संस्कृत को भी क्लासिकल लैंग्वेज मिला। टोटल इस समय 11 हैं क्लासिकल लैंग्वेज। 2024 में जो है 5 और लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है। 27, व्हाट इज जीपीएस स्पूफिंग दैट वाज रिसेंटली सीन इन यूज? अ साइबर अटैक दैट सेंड्स फॉल्स जीपीएस डेटा टू अ रिसीवर। तो बी हमारा आंसर हो जाता है इसमें, ठीक है। उसके अलावा मणिपुर की बात करते हैं, जो न्यूज़ में रहा है, एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। मणिपुर में ना कुकी वर्सेस, वहाँ पर नागास, ठीक है, कुकी वर्सेस नागास, ठीक है, कुकी वर्सेस नागास नहीं, सॉरी, कुकी नागास वर्सेस मैतीज, कुकी नागा वर्सेस मैतीज। ये बेसिकली ये दोनों क्या हैं, ये वहाँ की ट्राइब्स हैं, और ये मोस्टली हमारे पास कौन है, ये मोस्टली क्रिश्चियंस हैं। नागा कुकीज़ ना मणिपुर में या मणिपुर के आसपास की ट्राइब्स हैं, ठीक है, और ये मोस्टली क्रिश्चियंस हैं। और मैतीज जो हैं ये मोस्टली हिंदूज़ हैं वहाँ पर। अब वहाँ पर डिस्प्यूट क्या हो रहा है कि मैतीज को भी शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि ये एसटी हो गए, इनको भी शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में डाला जाए, ठीक है। तो इसको लेके डिस्प्यूट वहाँ पर चल रहा है। तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में वायलेंस हुआ काफ़ी ज़्यादा मणिपुर में। तो आपने कई बार देखा होगा, अपोजिशन वाले बोलते हैं कि मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, कई फॉरेन फोर्सेज भी इन्वॉल्व हैं जो जहाँ पर हथियार वगैरह प्रोवाइड कर रही हैं और भड़का रही हैं लोगों को, ठीक है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। नागा, कुकीज़, मैतीज इस तरीके से आ सकता है कि ये कहाँ एक्टिव हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मैतीज का नागा कुकी के साथ एक वहाँ पर क्लैशेस लगातार चल रहे हैं। ये ट्राइब्स हैं, इन्हें फ़िलहाल ट्राइबल एरिया में नहीं रखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि हम एक्चुअल में नेटिव हैं वहाँ के। इन्हें बात हो रही है कि इनको भी, क्योंकि ये भी सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, तो इनको भी ट्राइबल एरिया में इंक्लूड किया जाए, शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड किया जाए। तो उसको लेके कंट्रोवर्सी इसमें रही है। उसके अलावा हमारे पास आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स को लेके भी कुछ न्यूज़ रही थी। रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबी स्टैब्लिश हुए थे, स्टैब्लिश्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975। उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी देश में, तब इंदिरा गांधी ने आरआरबी स्टैब्लिश करे थे 1975 में। एक ऑर्डिनेंस के थ्रू करे थे, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस के थ्रू आरआरबी स्टैब्लिश हुए थे इंडिया में, ठीक है। और एक्ट जो है, एक्ट अगले साल पास हुआ था। तो ये ध्यान रखना है, आरआरबी एक्ट 1976। तो अगर एक्ट आता है तो एक्ट आरआरबी का 1976 है, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस के थ्रू बना था आरआरबी 2 अक्टूबर 1975 में। तो ये बेसिकली रूरल एरिया को टारगेट करने के लिए थे आरआरबी, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, आरआरबी इस समय टोटल 43 आरआरबीज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स 43 आरआरबी हैं पूरे इंडिया में। आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी हैं, 4 आंध्र प्रदेश में, यूपी में भी हैं 3, ठीक है। तो आरआरबी हैं, और आरआरबी जिस मकसद से खोले गए थे, अब वो मकसद जो है बाकी नेशनलाइज बैंक भी पूरा करते हैं। अब एसबीआई की ब्रांचेस भी हैं रूरल एरिया में, तो आरआरबी का अब कोई बहुत ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। तो अब ये धीरे धीरे करके मर्जी हो जाने हैं जो मेन नेशनलाइज बैंक है सरकारी, क्योंकि मोदी सरकार ने 2014 की बात करें तो 27 सरकारी बैंक थे और आज की डेट में केवल 12 सरकारी बैंक हो गए हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में मर्जर्स लगातार हो रहे हैं और कॉस्ट कटिंग भी करनी है। 43 आरआरबीज को अब कन्वर्ट किया जा रहा है 28 आरआरबीज में, मतलब 1 स्टेट 1 आरआरबी की बात हो रही है। 1 स्टेट 1 आरआरबी, 1 स्टेट 1 आरआरबी। तो एक स्टेट में एक आरआरबी है, तो 28 स्टेट हैं तो 28 आरआरबी हो जाते हैं।
जैसे आंध्र प्रदेश में 4 आरआरबी हैं तो वो सब मर्ज होके एक हो जाएंगे, चारों आरआरबी मर्ज हो। यूपी में 3 आरआरबी हैं तो मर्ज होके एक ही आरआरबी हो जाएंगे। तो 1 स्टेट 1 आरआरबी की बात चल रही है, तो 43 आरआरबी मर्ज होके 28 आरआरबी हो जाएंगे, हर स्टेट में एक आरआरबी होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा न्यूज़ में रहा है। तो इसके आइए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुकी ट्राइब इज प्राइमरी फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ए हमारा आंसर है। 29 व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू पॉलिसी लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू कंसोलिडेट आरआरबी? तो अभी हमने बात करी 1 स्टेट 1 आरआरबी, 43 आरआरबी हैं, 28 आरआरबी हो जाएंगे, तो सी हमारा आंसर बन जाता है। उसके अलावा बात करते हैं फिलाडेल्फी कॉरिडोर। फिलाडेल्फी कॉरिडोर, फिलाडेल्फी कॉरिडोर क्या है? देखिए, ये मैं ऐसा कुछ मैप बना देता हूँ। ये इजराइल का मैप है, इजराइल। ऊपर लेबनान आता है, सीरिया आता है, यहाँ पर गोलान हाइट है। तो हम कई बार पहले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। इजराइल की मैपिंग बहुत अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि इसमें ना रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले कुछ सालों से लगातार, क्योंकि इजराइल का डिस्प्यूट ना कईयों के साथ वहाँ पर चल रहा है। तो इजराइल हमास वॉर, इजराइल ईरान के ऊपर भी मिसाइलें छोड़ी, ईरान की तरफ से भी मिसाइल छोड़ी गई, तो वो एरिया ना पूरा कंट्रोवर्सी में है। तो हमें ना उसकी मैपिंग बहुत अच्छे से कर लेनी है। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन तो एटलीस्ट गलत होना नहीं चाहिए हमारा, ठीक है, क्योंकि लगातार न्यूज़ में है। ये वेस्ट बैंक है, जिसे हम पैलेस्तीन बोलते हैं, और ये गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पर गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप, ठीक है। और ये पूरा इजराइल हो गया, इधर जॉर्डन हो गया, जॉर्डन, और ये नीचे क्या हो गया? इजिप्ट हो गया। सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं इजिप्ट, सिनाई पेनिनसुला है, सिनाई, ठीक है। और ये गाजा स्ट्रिप है, ये दोनों क्या है? पैलेस्तीन है, पैलेस्तीन। तो पैलेस्तीन ये कहता है कि इजराइल में ज़मीन की लड़ाई है, पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में। पैलेस्तीन ये कहता है कि इजराइल ने हमारी टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। तो वो झगड़ा है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि इजिप्ट से ना बहुत सारे यहाँ से बॉर्डर से, इजिप्ट और गाजा स्ट्रिप, पैलेस्तीन जो बॉर्डर है ये है, यहाँ पर इलीगल स्मगलिंग, हथियार वगैरह सब सप्लाई होते हैं। फिर वहाँ से गाजा स्ट्रिप से ना फिर यहाँ पर अटैक वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इजराइल चाहता है कि ये जो बॉर्डर है गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट के बीच, इसको सील करना है। लेकिन ये बॉर्डर किसके बीच में है? इजिप्ट और गाजा स्ट्रिप के बीच में है। तो ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है ये इजिप्ट एंड गाजा स्ट्रिप के बीच में आता है। ये ऐसा कॉरिडोर है, ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर। अब इसमें क्या है कि इजराइल ये चाहता है कि ये बॉर्डर पूरा सील हो जाए, फिलाडेल्फी कॉरिडोर के ऊपर उसका कंट्रोल हो, ताकि यहाँ से इलीगल स्मगलिंग वेपन्स की या किसी भी चीज़ की ना हो, सप्लाई वगैरह बंद की जा सके, ताकि ये लोग यहाँ पर जो है ना ऑफेंसिव ना हो पाए इजराइल में। तो इजराइल इस फिलाडेल्फी कॉरिडोर के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल चाहता है, ठीक है। तो इसको लेके ये न्यूज़ में रहता है। यहाँ पर एक गेट भी है, रास्ता भी है इनके बीच में, जिसे ना राफा बोलते हैं, राफा, राफा, राफा क्रॉसिंग। तो ये भी ध्यान रखना है, राफा क्रॉसिंग कहाँ है? वो गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट के बीच में है राफा क्रॉसिंग। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। तो एक तो ये है, ठीक है। ये 14 किलोमीटर लेंथ है, 100 मीटर। ये जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है 14 किलोमीटर इसकी लेंथ है और 100 मीटर इसकी चौड़ाई है, 100 मीटर। तो लेंथ का भी ध्यान रखें। ये जो है 14 मीटर लेंथ है, 100 मीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो एक तो ये न्यूज़ में रहा है, ठीक है। उसके अलावा दो लोकेशन है, मिटाथल और एंड तिगराना। ये हड़प्पन साइट है, हड़प्पन। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने सुना होगा, एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन 3300 ईयर्स, 3300 BC। तो मिटाथल और तिगराना ये हड़प्पन साइट है IVC की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और ये न्यूज़ में क्यों रही है? क्योंकि इनको डिक्लेयर किया है प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो ये ध्यान रखना है, हरियाणा में है, हरियाणा गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड देम एज
प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट। प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट, ठीक है, तो ये हरियाणा में है, ये आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा हमारे पास है एक होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बोलते हैं इसे, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये किस किस के बीच में? क्वाड्रिलेटरल का मतलब है, अगर हम बात करें, ये हो गया इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये चाहते हैं कि फ्री एंड ओपन मैरीटाइम स्पेस, मैरीटाइम मतलब समुद्र वाला जो रास्ता है, मैरीटाइम स्पेस, ये चाहते हैं। क्योंकि ये जो इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशियन, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर चाइना ना डोमिनेट करने की कोशिश करता है और कई रास्तों के ऊपर अपना क्लेम करने की कोशिश करता है। जैसे साउथ चाइना सी के ऊपर तो पूरा ही क्लेम करता है चाइना। तो ये कंट्री चाइना को काउंटर करने के लिए एक हो रही हैं, ताकि चाइना जो है ना हर चीज़ के ऊपर अपना क्लेम ना दिखा सके। तो ये कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है चारों कंट्री के बीच में फ्री एंड ओपन मैरीटाइम स्पेस के लिए। मेनली इसमें काउंटर किया जाएगा चाइना को, तो चाइना को इसमें काउंटर किया जाएगा। और ये शुरुआत हुई थी 2007 से, जब जापान के जो पीएम थे उस समय शिंजो एबे, उन्होंने ये प्रपोज किया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए। बीच में ऑस्ट्रेलिया फिर इसमें ऐड हुआ था, फिर ऑस्ट्रेलिया ने इससे कदम वापस ले लिए थे। फिर 2017 में फिर से इसे दोबारा रिवाइव किया गया। तो ये इसलिए फिर न्यूज़ में रहता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये इन चारों कंट्री का एक कोऑर्डिनेशन है, कॉपरेशन है, ताकि फ्री एंड ओपन मैरीटाइम स्पेस को इंश्योर किया जा सके, ताकि शिप्स का मूवमेंट बिल्कुल फ्रीली हो, बिना किसी डर के, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग एक्ट होगा चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, ठीक है। तो आइए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो सीन इन न्यूज़ लोकेटेड इन गाजा इन विच कंट्री? तो गाजा और इजिप्ट के बीच में है, डी हमारा आंसर है। विच इंडियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड मिसाइल तिगराना? तो हरियाणा, अभी हमने बात करी, सी। कॉन्स्टिट्यूट सिक्योरिटी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, तो अभी हमने बात करी कि इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएस है, तो ए हमारा आंसर है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।